ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम ज्योतिष की बेसिक सीरीज में कुछ एक महत्वपूर्ण विषयों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हैं तो बड़े छोटे बट बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं ज्योतिष शास्त्र में। इसमें हम जानेंगे कि अस्त क्या होता है, ग्रह अस्त कब होते हैं, उनका क्या परिणाम होता है जब वो अस्त होते हैं। दूसरा, गंडांत क्या होता है और बाधक की स्थितियां कब बनती हैं, बाधकेश किन परिस्थितियों में किन लग्नों के लिए कैसे निकाले जाते हैं। इसके अलावा ग्रह युद्ध क्या होता है और उसको कैसे देखा जाता है, और ग्रह वक्री हों तो वक्री होना क्या है और वक्री होकर के ग्रह परिणाम कैसे देते हैं। मरण कारक ग्रह किन परिस्थितियों में बनते हैं और मरण कारक स्थिति होती क्या है और उसका परिणाम क्या होता है, और मृत्यु भाग ग्रहों की स्थितियां क्या होती हैं, कैसे वो मृत्यु भाग में निकाले जाते हैं और उनके परिणाम क्या होते हैं। तो आज हम इन सारे ही विषयों के बारे में गहराई से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले भी हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण अंगों के बारे में चर्चा की हुई है, ज्योतिष की बुनियादी जो अवधारणाएं मानी जाती, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, और उसका लिंक कार्ड सेक्शन में भी दिया गया है, जो ज्योतिष की बेसिक सीरीज़ का प्लेलिस्ट का, तो आप वहाँ पर भी उसको देख सकते हैं। क्योंकि जो बातों की आज हम चर्चा करेंगे उनमें कई ऐसी चीज़ें होंगी जिनका पहले के वीडियो से भी कुछ लेना देना रहेगा। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दी हुई वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम जान रहे हैं कई विभिन्न विषयों के बारे में, कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि ग्रह अस्त कब होते हैं, गंडांत क्या होता है, बाधकेश कब होते हैं, मरण कारक मृत्यु भाग और वक्री होने की परिस्थितियां कैसे बनती है और ग्रह युद्ध कैसे देखा जाता है। तो ये सब कई एक महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आज देखा जाएगा। शुरू करते हैं, अस्त क्या होता है। तो ग्रह जब अस्त हों, कंबस्ट, तो इस पे बहुत लोगों के जो है मन में दुविधा होती है कि अस्त ग्रहों को देखा कैसे जाता है, और कई बार जो है इस बारे में भी विभिन्न मानसिकताएं हैं लोगों की, अपने अपने विश्वास हैं कि कितनी डिग्री पर कौन सा ग्रह अस्त माना जाता है। तो यहाँ पर अस्त होने पर पहले तो ये समझते अस्त का अर्थ क्या। कंबस्ट, कंबस्ट अंग्रेजी में और हिंदी में अस्त कहते हैं। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि जब भी कोई ग्रह हमारी नग्न दृष्टि से हमको दिखाई ना पड़ता हो, जब हम धरती के परिप्रेक्ष्य में इसको देखें, जबकि वो सूर्य के बहुत नज़दीक हो जाए तो वह अस्त होता है। तो वह इतनी सूर्य के नज़दीक हो जाता है कि सूर्य की रोशनी उसे आच्छादित कर लेती है और उसे हम देख नहीं पाते, जिसकी वजह से उसे अस्त की परिस्थिति में माना जाता है। इसे अंग्रेजी में हीलियाकल सेटिंग कहते हैं, जिसमें एक ग्रह व्हेन अ प्लैनेट बिकम्स इनविजिबल टू द नेकेड आई एज व्यूड फ्रॉम द अर्थ ड्यू टू कंजंक्शन विद सन, सूर्य के बहुत निकट चले जाने के कारण, जब वो परिक्रमा कर रहा होता है सूर्य की, तब तो वह इनविजिबल हो जाता है क्योंकि सूर्य की रोशनी ओवर पावर कर देती है उसे, और इसे टेक्निकली एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स में हीलियाकल सेटिंग कहा जाता है, एक ग्रह का सेटिंग होना। और जब वह रोशनी से मतलब उसके निकट होकर के जब बाहर निकलता है तो उसे राइजिंग कहते हैं। तो सेटिंग ऑफ अ प्लैनेट एंड राइजिंग ऑफ अ प्लैनेट, और इसी परिस्थिति को जब वो दिखाई नहीं देता तो हम इसे अस्त कहते हैं, प्लैनेट बिकम्स कंबस्ट। हर ग्रहों की अपनी अपनी विशेष डिग्रियां भी दी गई हैं। जैसे चंद्रमा की 12 डिग्री है, मतलब चंद्र जब भी सूर्य से 12 डिग्री के फासले पर होगा तो वो अस्त करार कर दिया जाता है। ऐसे ही मंगल 17 डिग्री, बुध 14, बृहस्पति 11 डिग्री, शुक्र 10 डिग्री और शनि 15 डिग्री के फासले पर जब भी होते हैं तो ये अस्त कहे जाते हैं। पर सही अर्थों में जब हम कुंडली में देखते हैं कि कोई ग्रह सूर्य के बड़े नज़दीक बैठे हैं और उनकी डिग्री में जब भी 5 डिग्री या उससे कम का फासला होगा तो उनके ऊपर अस्त होने का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो टेक्निकली जो यहाँ डिग्रीज मेंशन की गई हैं ग्रहों की, नो डाउट इन पे कंबशन का इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है जब ये पर्टिकुलर ग्रह, जितनी अभी डिग्रियां गिनाई गई, उनके रेंज में वो फॉल करने लग जाते हैं। जब भी इनका डिस्टेंस इतनी डिग्री पर सूर्य से आ जाएगा तो यहाँ पर इसका अर्थ है कि वो ग्रह टेक्निकली कंबस्ट माना जा रहा है। और इसको ऐसे देखा जाता है कि राइट नाउ द प्लैनेट इज स्टार्टिंग द फेज ऑफ कंबशन। तो कंबस्ट होना, अस्त होना, उसकी प्रक्रिया बस शुरू हुई है अस्त होने की।
तो यहाँ पे अभी भी वो पूरा तरीके से अपने गुणों को खराब कर दे, परेशानियां दिखाई दे, ऐसा नहीं होता है। इसके गुण उतने ही ज़्यादा नकारात्मक तब हो जाते हैं अस्त होने के, जब वह ग्रह सूर्य से 5 डिग्री के फासले पर चला जाए, कोई भी ग्रह हो वो। तो यहाँ पे राहु केतु को छोड़कर बाकी जितने भी ग्रह हैं, अगर 5 डिग्री या उससे कम फासले पर डिग्रीज वाइज सूर्य के नज़दीक होंगे तो उन्हें फुल्ली कंबस्ट माना जाता है, और वह अपने भीतर भौतिक जो उनके एक चीज़ें होती हैं, कारक तत्व होते हैं, उनमें नुकसान पैदा करते हैं, गिरावट पैदा करते हैं। तो अस्त ग्रहों में सबसे खास बात जो दिखाई देती है कि वह अपने फिजिकल सिग्निफिकेशन, भौतिक कार्यकलाप और कारक तत्वों में गिरावट दिखाई देती है उनके, पर उनकी जो नैसर्गिक कारक तत्व हैं और जो उनकी नैसर्गिक गुण हैं, उनमें जो है सूर्य के कितने ही निकट वह चले जाएं, वह खराब कभी नहीं होता। उदाहरण के तौर पे जैसे कि बुध है, बुध और सूर्य अक्सर बड़े नज़दीक होते हैं, और बुध जो है वह अगर सूर्य के 5 डिग्री के बाहर है तो उसे उतना अस्त नहीं माना जाएगा। जैसा मैंने कहा, अगर कोई 5 डिग्री के अंदर है या उसी सेम नक्षत्र में बैठ गया, सूर्य और बुध एक ही नक्षत्र में है और 5 डिग्री का गैप है, तो मतलब अस्त माना जाएगा। बट इसमें यह बात है कि बुध अगर कुंडली में जिन भौतिक पहलुओं को नियंत्रित कर रहा होगा, वह ज़रूर कहीं ना कहीं समस्या पैदा करते हैं, चाहे वो आपका धन संपत्ति हो, करियर हो, पढ़ाई लिखाई हो, या फिर आपका जो है मैरिज हो, शादी ब्याह हो, घर परिवार हो, कोई भी पहलू हो सकता है, स्वास्थ्य हो सकता है। परंतु यहाँ पे ये बात रहती है कि बुध के जो नैसर्गिक गुण है वो विलुप्त नहीं होते। तो नैसर्गिक गुण बुध का जो है वो है बुद्धि, मेधा, चतुरता और वाक शक्ति। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि बुध जो है कितना ही अस्त क्यों ना हो जाए, अगर बुध पीड़ित नहीं है, पीड़ित है तो फिर वह बुध खराब परिणाम देने के योग्य बन जाएगा। पर हम यहाँ बात कर रहे हैं कि सिर्फ अस्त है, खराब नहीं है, परिस्थिति के हिसाब से सही है, सिर्फ अस्त हो रहा है। तो यहाँ पर यह बात रहेगी कि बुध के जो नैसर्गिक गुण हैं वो कभी भी विलुप्त नहीं होते, वो कभी भी नहीं हट सकते, उनको सूर्य खत्म नहीं कर सकता। तो चाहे वो कुछ भी हो, तो यहाँ पे बुध की बुद्धि, चतुरता, विद्या, सीखने समझने की शक्ति और भाषा और अच्छा एक वाक शैली, ये खत्म नहीं होंगे। तो यहाँ पे बुध के इनहेरेंट ट्रेट्स हैं ये, जिनका लॉस कंबस्ट होने के बावजूद भी दिखाई नहीं देता। फिजिकल सिग्निफिकेशंस में प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। ऐसे ही शुक्र है, तो शुक्र देखिए, अगर शुक्र नैसर्गिक रूप से पत्नी का कारक माना जाता है, और अगर अस्त हो जाए तो विवाह और संबंधों में, प्रेम संबंधों में या विवाह में काफ़ी दिक्कतें दिखाई देती हैं, परेशानियों को पैदा करने के लिए जो है सक्षम हो जाता है, और फर्टिलिटी वगैरह को डाउन करने की कोशिश करता है, क्योंकि शुक्र प्रजनन क्षमता भी है। तो यदि जो है वो पीड़ित होकर के अस्त हो जाए तो काफ़ी हद तक जो है फिजिकल सिग्निफिकेशन लूज हो जाते हैं। तो फिजिकल सिग्निफिकेशन में कुछ भी हो सकता है, वो हेल्थ हो सकता है, जैसे बुध की मैंने बात करी तो उसमें हेल्थ हो सकता है, जैसे बुध नर्वस सिस्टम का ग्रह है तो इट कैन क्रिएट न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, नर्वस सिस्टम इशूज़। बट जो उसका इनहेरेंट ट्रेट है, बुद्धि, मेधा, वाक शैली, चतुरता, ये सब चीज़ें नहीं मरेंगी। ऐसे ही शुक्र है, शुक्र का जो नैसर्गिक गुण है वो है उसकी कला, उसका सृजन, उसकी कल्पना शक्ति, उसका एक रचनात्मक पहलू, वह कभी भी नहीं हटता। तो यहाँ पर शुक्र जो है व्यक्ति को क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, आर्टिस्टिक बना सकता है और उसमें निपुण बना सकता है। पर यदि वह अस्त हो रहा है, जैसा मैंने कहा 5 डिग्री के अंदर अंदर है और सूर्य के निकट होकर के अस्त है, और यदि वो पीड़ित हो जाए तो और ज़्यादा परेशानियों को बढ़ा देगा। पर यह बात नज़र आती है कि शुक्र के जो नैसर्गिक गुण है वो तो नहीं खत्म होंगे, बट भौतिक पहलू में मुसीबत पैदा करने के योग्य बन जाएगा। तो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स इन मैरिज, विवाह में प्रॉब्लम, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम, संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम, फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स, हेल्थ में प्रॉब्लम्स, और मानसिक और भावनात्मक असंतुलन भी पैदा करता है, क्योंकि शुक्र जो है वो खुशी, सुख का कारक है, हैप्पीनेस। तो अगर शुक्र पूरी तरीके से अस्त है और पीड़ित भी हो जाए तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स मेंटली एंड इमोशनली ऑल्सो। तो ऐसे हमें देखना चाहिए कि कोई भी ग्रह अस्त है तो नो डाउट उसके ऊपर पाप प्रभाव आ रहा है, और वो कितनी भी बढ़िया राशि में बैठ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। बट अगर उसकी राशि सही है और अगर उसका भाव सही है तो उसके नैसर्गिक गुणों में वृद्धि होगी और उसके भौतिक गुणों में कहीं ना कहीं गिरावट नजर आएगी, जो हमने यहाँ पे आपको उदाहरण दिए। अगली बात करते, गंडांत क्या होता है। गंडांत होता है कोई भी ग्रह या लग्न जब ट्रांजिशन पोजीशन में होता है, एक राशि से दूसरी राशि में जा रहा है
और या फिर एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में जा रहा है तो वह गंडांत की स्थिति होती है। तो जैसे मान लीजिए सूर्य जो है वह मेष राशि में है, हाँ, और मेष राशि में 29 डिग्री 50 मिनट पर है। तो ये सूर्य जो है अब जस्ट एंटर करने वाला है वृषभ राशि में। एक राशि 30 डिग्री लंबी होती है, तो 2950 पर सूर्य अगर मेष में है तो इट इज राइट नाउ एंटरिंग इन टॉरस। तो अब वो जस्ट प्रवेश कर रहा है वृषभ राशि में, जिससे पता चलता है कि सूर्य गंडांत की परिस्थिति में है। और गंडांत के ग्रह कोई भी कंडीशन में कहीं पे भी बैठे हों, वह जो है 2 भावों से परिणाम देते हैं। तो एक जहाँ पे वो बैठे हैं, मेन रिजल्ट वहीं के आएंगे जिस राशि में वो बैठे हैं, और कुछ एक पार्शियल रिजल्ट्स, आधे परिणाम उस भाव के आएंगे जिसमें वो जस्ट एंटर करने वाले हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई ग्रह 0 डिग्री पर है, हाँ, तो 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री कुछ मिनट पर है, तो वो एक राशि से निकल कर, जैसे हमने सूर्य की बात करी तो सूर्य मान लीजिए वृषभ राशि में है, हाँ, 1 डिग्री पर, 0 डिग्री 30 मिनट पर। तो अब ये क्या है, ये जस्ट वृषभ राशि में एंटर किया है, तो इसके वृषभ राशि से मुख्य परिणाम तो नजर आएंगे ही, बट क्या है कि इसने जस्ट एंटर किया है तो इसके कुछ एक रिजल्ट मेष राशि से भी नजर आएंगे, एक भाव पीछे से। तो आगे या पीछे इन भावों से जहां पे भी गंडांत की स्थिति हो रही है उससे नजर आएगा। और ये लग्न के लिए भी वैलिड है, तो कोई ग्रह हो या लग्न हो, तो यहाँ पे कोई भी ग्रह या लग्न जब ट्रांजिशन पोजीशन में होता है एक राशि से दूसरी राशि में, या फिर एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में, तो उसे गंडांत कहते हैं। राशि गंडांत अगर राशि में गंडांत हो रहा है, और नक्षत्र गंडांत अगर नक्षत्र में ट्रांजिशन हो रहा है, सिंपल। और इसमें बात ये रहती है कि जो डिग्री हम लेते हैं वो है 0 से 1 डिग्री। अगर कोई ग्रह 0 से 1 डिग्री के बीच में तो उसे गंडांत माना जाएगा, कोई 29 से 30 डिग्री के बीच में उसे गंडांत माना जाएगा। टेक्निकली अगर देखा जाए तो 0 से 0 डिग्री 30 मिनट तक ये सबसे ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है गंडांत की। ऐसे ही 29 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री तक सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पोजीशन होती है गंडांत की। अच्छा, दूसरी बात ये रहती है कि जनरली सामान्य रूप से अगर हम कहें तो गंडांत का कोई भी ग्रह हो उसे कमज़ोर माना जाता है, वह बलहीन माना जाएगा। उसके भले ही वो अच्छी राशि में बैठा हो, जैसे हमने मेष के सूर्य की बात करी, बट अगर वो 29 डिग्री 50 मिनट पर बैठा है तो ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, इसके पास बल कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये बात रहती है, एक ही सूरत हो सकती है, अगर लग्न के कोई ग्रह बहुत नज़दीक बैठ जाए और वो गंडांत में भी क्यों ना हो तभी उसके पास बल जाएगा। अगर लग्न की डिग्री से वो दूर है और सिर्फ गंडांत में, तब उसे कमज़ोर माना जाता है। इसका उदाहरण, बेस्ट उदाहरण प्रधानमंत्री मोदी जी कुंडली है, जिसमें लग्न का स्वामी सूर्य, बुध, गुरु और राहु केतु, ये सारे ग्रह जो है बड़े नज़दीक है, जिसमें से बुध, मंगल, सूर्य, ये 3 ग्रह जो है गंडांत में है। लग्न भी जो है बड़ा नज़दीक है, गंडांत में नहीं बट नज़दीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि उनके केस में टेक्निकली वो ग्रह वीक नहीं है, क्योंकि लग्न की डिग्री के बहुत नज़दीक बैठ गए हैं। तो अगर लग्न की डिग्री के नज़दीक है कोई ग्रह, मान लीजिए 29 डिग्री 50 मिनट पे सूर्य, मेष की मैंने उदाहरण लिया, और अगर इसमें जो है लग्न आपका 29 डिग्री का लग्न है तो 29 डिग्री के नज़दीक हो गया सूर्य, भले ही कुंडली में कहीं पे भी बैठा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या पता चलेगा कि टेक्निकली सूर्य इज इन गंडांत, बट नाउ इट इज़ नॉट कंसीडर्ड वीक। अब ये शक्तिहीन नहीं समझा जाएगा, बलहीन और बेकार नहीं समझा जाएगा, इसके पास बल होगा ओनली इन वन कंडीशन, जब लग्न की डिग्री के नज़दीक होगा, अन्यथा ये कमज़ोर माना जाएगा, बहुत डाउन पोजीशन होगी, स्ट्रेंथ लॉस है, भले ही उसकी राशि क्यों ना अच्छी हो। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि गंडांत कब बनती है स्थिति और ग्रह कैसे रिजल्ट देते हैं। ऐसे ही नक्षत्र होगा तो 2 नक्षत्रों से रिजल्ट नजर आएंगे, ठीक है। तो ऐसे इसको देखना चाहिए। अगला कॉन्सेप्ट ले रहे हैं बाधक। बाधक क्या होता है, देखिए बड़ा प्रचलित है ये ज्योतिष में, जो लोग भी अवगत हैं इसको भली भांति जानते हैं, पर मैं यहाँ बता देता हूँ कि बाधक हर लग्न के ऊपर निर्भर करता है। 3 कैटेगरी में हम लग्न को डिवाइड करते हैं, एक है चर लग्न, एक है स्थिर लग्न और एक है द्विस्वभाव लग्न। तो चर लग्न यानी मूवेबल साइंस, तो मूवेबल लग्न जो रहते हैं, चर लग्न जो हैं वो है मेष, कर्क, तुला और मकर। तो जो चर राशि के लग्न हैं उनके लिए 11वां भाव का स्वामी ग्रह हमेशा बाधकेश माना जाएगा। ऐसे ही जो स्थिर लग्न है, फिक्स्ड लग्न है, वो आते हैं वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। ये जो हैं ये 4 स्थिर राशि के लग्न हैं, फिक्स्ड लग्न हैं। इनके लिए 9वें भाव का स्वामी ग्रह हमेशा जो है बाधकेश माना जाएगा। और ऐसे ही द्विस्वभाव लग्न जो है वो हैं मिथुन,
कन्या, धनु और मीन, इनके लिए 7वें भाव का स्वामी ग्रह हमेशा बाधकेश माना जाएगा। तो यहाँ पे 11वें भाव का स्वामी चर लग्न के लिए, 9वें भाव का स्वामी स्थिर लग्न के लिए और 7वें भाव के स्वामी द्विस्वभाव लग्नों के लिए बाधकेश बनते हैं। अब बाधकेश का अर्थ है सिंपल, बाधक मतलब जो बाधा पैदा करे, रुकावट पैदा करे, और रुकावट किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। इट कैन बी इन योर करियर, हेल्थ, फाइनेंसेस, फैमिली, मैरिज, योर पर्सनालिटी, योर मेंटल इमोशनल प्लेन, एजुकेशन, कुछ भी हो सकता है। इट डिपेंड्स, कुंडली पे निर्भर करता है बाधक कहाँ पे एक्ट कर रहा है। बट एक खास बात जो रहती है वो ये कि हर बार बाधकेश बाधा पैदा करे ये जरूरी नहीं है। इसे ब्लाइंडली नहीं लिया जाता है कि हमेशा बाधकेश आया तो बर्बाद कर देगा, खराबी करने वाला है। आपको उसकी परिस्थिति देखनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने वृषभ लग्न लिया, अब वृषभ लग्न के लिए शनि जो है योग कारक भी बनेगा क्योंकि 9वें 10वें का स्वामी है, और बाधकेश भी बनेगा क्योंकि वो 9वें भाव का स्वामी है। बट द प्रॉब्लम इज कि शनि को हम वृषभ लग्न के लिए शुभ ग्रह मानते हैं, अच्छा मानते हैं, खराब नहीं मानते, बट वो बाधक भी बनता है। तो कौन सी परिस्थिति उसे बाधा पैदा करने पे मजबूर करेगी ये देखना होता है। तो उसमें सिंपल है कि अगर बाधक जो है अच्छी स्थिति में नहीं बैठा है, खराब योगों का निर्माण कर रहा है, शत्रु ग्रहों के साथ बैठा है, बल उसके पास कुछ है नहीं, शत्रु राशियों में है, वर्ग कुंडली खासतौर से नवमांश में उसकी स्थिति पर बहुत कमजोर है, और वो दोष या किसी भी तरीके के अन्य नकारात्मक योगों में जुड़ा हुआ है, तो अब ये बाधा पैदा करने योग्य बन जाएगा। तो अब बाधक इफ इट इज बैडली प्लेस्ड एंड इट इज मेकिंग बैड योगास, तभी जो है वो बैड रिजल्ट यानी खराब परिणाम देने के लिए जिम्मेदार बनता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई वो बाधकेश बन गया तो अब बाधा ही पैदा करने वाला है। मान लीजिए जैसे हमने वृषभ लग्न का उदाहरण दिया, शनि योग कारक है, अगर शनि अच्छी स्थिति में बैठा है तो वो अच्छे परिणाम देगा, करियर में, भाग्य में वृद्धि देगा, जीवन में प्रगति देगा, बाधा नहीं पैदा करेगा। पर अगर वह स्थिति में खराब है, शत्रु राशियों में, शत्रु ग्रहों के साथ खराब योग बनाकर बैठता है, कुपित होता है, पीड़ित होता है, बलहीन होता है, मरण कारक मृत्यु भाग जैसी खराब परिस्थितियों में जाता है, वर्ग कुंडलियों में चौपट है, तो अब कंडीशन क्या होगी कि ऑब्वियसली कोई रिजल्ट नहीं आने वाले। तो अब वो ग्रह बाधा पैदा करेगा। तो बाधा कहाँ होगी? भाग्य में बाधा हो जाएगी, पिता से बाधा हो जाएगी, 10वां भाव करियर में बाधा हो जाएगी क्योंकि शनि 9वें और 10वें भाव का स्वामी बन जा रहा है। तो यहाँ पे ये कोई ब्लाइंड रूल नहीं है कि बाधकेश इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू ऑलवेज, यू हैव टू सी हाउ इट इज प्लेस्ड। अगर वो खराब नहीं है तो अच्छे परिणाम देगा, अगर वो खराब है तो कोई भी ग्रह खराब हो उसमें सिर्फ बाधक की बात नहीं है, वो खराब परिणाम ही देगा। ये लॉजिक है, इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है। तो यहाँ पे ये बात रह रही है कि बाधकेश मीन्स you have to see just the Lord how it is placed. Do not jump to conclusions कि immediately 11वें भाव का स्वामी जैसे तुला लग्न के लिए सूर्य है तो 11वां भाव लाभ का भी होता है, सोर्स ऑफ इनकम एंड गेन्स। तो अगर बाधक के लॉजिक से चलेंगे तो उसे तो कभी गेन ही नहीं आना चाहिए, तुला राशि वाले सब भिखारी बनने चाहिए, ऐसा नहीं होता है। द थिंग हियर इज दैट 11th लॉर्ड इज ब्रिंगिंग गेन्स और नॉट, यू हैव टू सी सूर्य। तो सूर्य कैन ब्रिंग गेन ऑफ एंड गेन ऑफ नॉट ओनली मनी, गेन ऑफ पावर, गेन ऑफ रेपुटेशन। तो मान, पद, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति, वैभव सब दे सकता है सूर्य अगर वो शुभ स्थिति में है। और अगर वो शुभ स्थिति में नहीं है तो नो डाउट सूर्य हो चाहे किसी भी लग्न का 11वें भाव का स्वामी, वो आपको बाधा पैदा करेगा ही करेगा। पर बाधक के केस में ये बात रह जाती है कि अगर वो पीड़ित होते तो उनके पास एफिनिटी डैमेज की ज़्यादा होती, बस यही पॉइंट है और कुछ नहीं। तो कई बार लोग, मैंने इस टॉपिक को भी इसलिए बहुत बखूबी डिटेल में आज बताया है क्योंकि लोग इसमें कई गुना ज़्यादा जो है ओवर एम्फसाइज करते हैं अननेसेसरी छोटी छोटी बातों पर, और मेन मुद्दे कहीं छूट जाते हैं पीछे। तो ये कैसे देखा जाता है हमने आपको बता दिया। अगला लेते हैं रेट्रोग्रेशन, वक्री हो जाना क्या है और ग्रह युद्ध कब बनता है। तो पहले तो वक्री हो जाने के बारे में समझते कैसी परिस्थिति है। तो पहली बात तो जो सिंपल सा है वो यह है कि कोई भी ग्रह, हर ग्रह सूर्य का चक्कर काट रहा है और उनकी जो गति होती है, स्पीड, वो उनकी ऑर्बिट में जो है जैसे चक्कर काट रहे हैं वो डिपेंड करती है कि वो सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित हैं। तो जो केपलर का दूसरा लॉ है वो हमको यही कहता है कि जो ग्रह सूर्य के जितना निकट होगा उसकी गति उतनी तेज होगी और जो जितना सूर्य से दूर होगा उसकी गति उतनी धीमी हो जाएगी। और हालांकि दोनों टाइम पर जितना वो एरिया कवर करेगा इलिप्स में वो सेम रहता है। तो ये सेकंड लॉ कहता है। बट
तो यहाँ पे ये बात है कि इसी पर आधारित है रेट्रोग्रेशन। तो स्पीड ऑफ द प्लैनेट इन अ ऑर्बिट, ये अराउंड द सन वेरीज डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस, कितना दूर है सन से। और यहाँ पर जितना वो पेरीहीलियन पर होगा यानी सूर्य के निकट है उतना फास्ट चलेगा ग्रह, और जितना एपीहीलियन पे, जितना फार्दर अवे है, फार्देस्ट पॉइंट पर है, उतना धीमा हो जाता है। तो अब यहाँ पे बात ये रहती है कि हर ग्रह का जो वाकई में मूवमेंट मोशन है वो डायरेक्ट होता है। हम आसमान में देखेंगे तो हमेशा डायरेक्ट ही है, वो कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं होता है। पर जब हम धरती से ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं, एक जियोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं, पृथ्वी पर खड़े एक दृष्टा की तरह जब आप देखते हैं ग्रहों को यहाँ से आसमान में, तब हमको ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रह जो है थोड़ा सा उल्टी दिशा में गतिवान हो रहे हैं, गतिशील हैं, पीछे की ओर जा रहे हैं थोड़े समय के लिए, और इस अपीयरेंस को रेट्रोग्रेशन कहा जाता है। वाकई में हकीकत में वो डायरेक्ट ही है, रेट्रोग्रेड नहीं होते, बट इन अब आवर पर्सपेक्टिव, ऑब्जर्वर की पर्सपेक्टिव से वो थोड़े समय के लिए रेट्रोग्रेशन में बैकवर्ड दिशा में मूव करते नजर आते हैं। इस फिनोमिना को रेट्रोग्रेशन कहते हैं, जब कोई ग्रह जो है जियोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव से ऐसा अपीयर करे कि वो उल्टी दिशा में मूव कर रहा है अपनी ही ऑर्बिट में। और ये बहुत थोड़े समय के लिए होता है, बहुत लंबे लंबे समय के लिए नहीं कि परमानेंट है, थोड़े समय के लिए, फिर वो डायरेक्ट मूवमेंट आ जाता है। और ऐसा होता है किस लिए? होता है इसलिए क्योंकि धरती की गति अलग है सूर्य का चक्कर काटने के लिए, बाकी ग्रहों की गति अलग है सूर्य का चक्कर काटने के लिए। तो जो ग्रह धरती से ज़्यादा तेजी से गति से चक्कर काटते हैं उनके लिए भी अपीयरेंस डिफरेंट होगी, और जो धरती से कम गति से चक्कर काटते हैं सूर्य का, उनके लिए भी अपीयरेंस कई बार डिफरेंट होता है। दैट इज़ वाई, क्योंकि हम पृथ्वी पर जब भी देखेंगे तो हमें डिफरेंस नज़र आता है मूवमेंट में, और जब भी बैकवर्ड होगा तो इसे रेट्रोग्रेशन, वक्री हो जाना कहते हैं। अब बात ये रहती है कि ये सारे जो इनर और आउटर प्लैनेट्स हैं उन पर ये फिनोमिना वैलिड है, चंद्र और सूर्य पर वैलिड नहीं है। चंद्रमा सूर्य का चक्कर नहीं काटता, धरती काटता है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो आपके राहु केतु होते हैं उनको हम नहीं लेते, क्योंकि वो हमेशा वक्री ही होते हैं, रेट्रोग्रेड होते हैं, और वो मैथमेटिकली कैलकुलेटेड पॉइंट्स होते हैं। वो कोई फिजिकल लेवल पर एग्जिस्टिंग प्लैनेट्स नहीं है, शैडो प्लैनेट्स हैं, पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर जो इनर प्लैनेट्स हैं वो है बुध और शुक्र, ये हैं, इनके ऊपर भी रेट्रोग्रेशन लागू होगा, और ऐसे ही आउटर प्लैनेट्स मंगल, गुरु और शनि, इनके ऊपर भी लागू होगा। तो जब भी बुध जो है 15 से 27 डिग्री के बीच में सूर्य से अधिक आगे हो जाएगा, जब भी बुध और शुक्र जो है सूर्य से आगे होते हैं मूवमेंट में, तब ये रेट्रोग्रेड होंगे, पीछे होंगे तो नहीं होंगे। तो व्हेनेवर दे आर अहेड ऑफ सन, तो मैक्सिमम जितनी डिग्री तक सूर्य बुध जो है जा सकता है सूर्य के, वो है 27 डिग्री। 27 डिग्री तक मैक्सिमम गैप हो सकता है सूर्य और बुध में, उससे ऊपर नहीं हो सकता। ऐसे ही शुक्र के साथ भी 47 डिग्री तक मैक्सिमम गैप हो सकता है। तो यहाँ पे जब वो सूर्य से आगे होते हैं, तो 15 से 27 डिग्री के बीच में अगर बुध है, सूर्य से आगे है, तो वो वक्री माना जाएगा, वक्री होता है उस वक्त। ऐसे ही शुक्र जो है वो अगर 27 से 47 डिग्री के बीच में और सूर्य से आगे है डिग्री में, तो वो रेट्रोग्रेड होंगे। अगर ये बैकवर्ड है, बिहाइंड द सन है, तो ये डायरेक्ट होते हैं। अहेड द सन है तब ये रेट्रोग्रेड होंगे। ऐसे ही मंगल, गुरु और शनि, ये भी वक्री कब बनते हैं? जब ये सूर्य से 120 से 240 डिग्री के फासले पर आगे की ओर हो। हाँ, तो जब ये इतनी दूरी पर है, 120 से 240 डिग्री के बीच में ये सूर्य से अवे होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास इनका भी रेट्रोग्रेशन दिखाई देता है। अगर कुंडली में देखेंगे तो 5वें, 6ठे, 7वें या 8वें भाव में जब भी सूर्य से स्थित होंगे तो उनमें अक्सर रेट्रोग्रेशन पैदा होगा। हाँ, या रेट्रोग्रेशन वहाँ पे 5वें भाव से शुरू हो जाता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे 120 से 240 डिग्री के बीच में इनका आता है, और बाकी बुध शुक्र का अलग है डिग्री का। अगली बात रहती है रेट्रोग्रेड जो प्लैनेट्स होते हैं, वक्री ग्रह परिणाम कैसे देते हैं? तो वक्री ग्रह 2 भावों से परिणाम देते हैं। एक तो जिस भाव में वो बैठे हुए हैं, मान लीजिए गुरु वक्री है और लग्न में बैठा है, तो लग्न में भी उसके परिणाम नजर आएंगे, और एक भाव पीछे से भी रिजल्ट देगा, आधे परिणाम पीछे से भी आएंगे। तो लग्न और 12वें भाव दोनों से उसके परिणाम नजर आएंगे। तो 2 भावों से, 2 राशियों से
उनके रिजल्ट दिखाई देते हैं। इसीलिए वक्री ग्रहों को काफ़ी क्लोजली हमें देखना चाहिए, क्योंकि उनके पास दो दो भावों से परिणाम देने की क्षमता होती है। और इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसका लिंक कार्ड सेक्शन में भी दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया है कि वक्री ग्रहों को कैसे देखा जाता है, और उसमें उदाहरण के साथ विद एग्जाम्पल चार्ट समझाया गया है कि कैसे वक्री ग्रह हर व्यक्ति की कुंडली में कैसे काम कर रहे हैं। तो उसमें विद एग्जाम्पल्स आई हैव डिस्कस दैट कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को आप कैसे देख सकते हैं और उनका रिजल्ट कैसे आता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक पीछे से भी रिजल्ट देते हैं, ये बखूबी काम करता है। आप इसको जो है उस वीडियो को देखेंगे तो और गहराई से समझ सकेंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है कि उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, ताकि वक्री ग्रहों को कैसे स्टडी करा जाता है, विश्लेषण किया जाता है, वो आप समझ पाएँ। अब आखिरी पॉइंट लेते हैं इसमें, वो रहता है ग्रह युद्ध। ग्रह युद्ध है प्लैनेटरी वॉर। दो ग्रह जब भी एक ही डिग्री के अंशों पर, मतलब 1 डिग्री से कम अंशों पर स्थित होते एक दूसरे से, तो वो ग्रह युद्ध में जाते हैं। हाँ, तो टेक्निकली हम कहते हैं कि कोई ग्रह अगर जो है बड़ा नज़दीक हो तो बड़ा क्लोज कंजंक्शन होता है, बड़ा पावरफुल कंजंक्शन होता है। नो डाउट पावरफुल कंजंक्शन है, एक मजबूत योग माना जाता है। पर यदि कोई ग्रह मित्र भी हैं, तो भी आपस में मित्र भी हैं, जैसे सूर्य मंगल, शुक्र बुध, शनि शुक्र, ये सब मित्र भी हों, तो भी यदि 1 डिग्री के फासले के बीच में अगर एक दूसरे से स्थित हैं, तो ये ग्रह युद्ध में जाएंगे। तो 2 planets whenever they are within 1 degrees of each other, they enter into planetary war। और प्लैनेटरी वॉर में हमें देखना पड़ता है कि अब ये 2 ग्रह युद्ध में हैं। युद्ध किस बात का है कि किसका वर्चस्व ज़्यादा है, कौन ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से अपना जो है प्रभाव देगा कुंडली में। तो इसमें ये देखा जाएगा कि कौन सा ग्रह युद्ध जीत रहा है। तो जिसकी विजय होगी युद्ध में, वो उसके परिणाम अच्छे होंगे, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें कुंडली में वो ग्रह कंट्रोल करेगा वो अच्छे दिखाई देंगे। और जो ग्रह हार जाएगा, वो उसके रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, एरियाज होंगे, वो प्रॉब्लम देंगे, सफरिंग पैदा करता है वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मान लीजिए, और ये सबसे ज़्यादा तब होता है, ग्रह युद्ध को सबसे ज़्यादा तब और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर वो हो रहा है जब ये 2 शत्रु ग्रहों के बीच हो। मान लीजिए जैसे मंगल शनि है, मंगल शनि एग्जैक्टली 7 डिग्री पर है, 7 डिग्री पर मंगल है और 7 डिग्री 5 मिनट पे शनि है। तो ये क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट 1 डिग्री पर है, खाली 5 मिनट का फासला है, 1 डिग्री से अंतर में बैठ गए, और ये आपस में भी एक दूसरे के दुश्मन है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ग्रह युद्ध और ज़बरदस्त है, और ज़्यादा ताकतवर है। तो इसमें क्या है कि जो अब ग्रह इसमें हारेगा उसकी तो बैंड बज जाएगी। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि जो ग्रह इसमें हारा, वो उससे रिलेटेड जितने फिजिकल सिग्निफिकेशंस हैं और जो कुंडली में जितनी चीज़ें उसके हाथ में है, वो सब चली जाएंगी। तो यहाँ पे ग्रह युद्ध का जो सिनारियो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना, क्योंकि वो ग्रह अगर युद्ध में पराजय हो चुकी है उसकी, तो अब वो ही ग्रह नहीं खराब होगा, जो ग्रह उस पर डिपेंडेंट है वो भी अपनी ताकत खो देंगे। तो मान लीजिए जैसे हमने मंगल शनि का उदाहरण लिया, इसमें मान लीजिए शनि हार जाता है, मंगल जीत गया, मान लीजिए ये योग बना मेष राशि में। तो मेष राशि में जो है नो डाउट क्या है कि मंगल की अपनी राशि है और शनि जो है नीच का है। तो टेक्निकली मंगल और शनि नीच भंग तो बनाएंगे, बट ये ग्रह युद्ध है तो शनि पराजित है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि शनि ही नहीं अब कमज़ोर होगा, शनि के रिलेटेड जो भी भाव हैं, जो जिन भावों का वो स्वामी है, वह भी कमज़ोर हो जाएंगे। और यह जो ग्रह इस पर डिपेंडेंट है, जो ग्रह इसके भाव में बैठे हैं, जो ग्रह इसके नक्षत्र में बैठे हैं, मतलब शनि के भाव में और शनि के नक्षत्रों में जो ग्रह बैठे हैं, उनके पास भी अब बल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि ये बड़ी पेचीदा परिस्थिति बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक ग्रह हारा तो वो खुद तो जाएगा ही, दूसरे ग्रहों को भी खत्म कर देता है जो उसके ऊपर निर्भर होते हैं बल प्राप्ति के लिए। तो ग्रह युद्ध बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसमें बहुत ही क्लोजली हमें देखना होता है कि कौन सा ग्रह जीत रहा है, कौन सा ग्रह हार रहा है। ये ब्लाइंड रूल नहीं होगा कि हमेशा मान लीजिए कोई, नो डाउट राशि प्लेज अ वाइटल रोल, जैसे हमने मेष राशि की बात करी, बट लेट्स सपोज कि मंगल और शनि मकर राशि में साथ बैठे हैं, हाँ, और ग्रह युद्ध बना रहे, तो मकर में शनि की अपनी राशि है और मंगल उच्च का है। अब आप कैसे जज करेंगे कि ग्रह युद्ध में कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है? तो आपको देखना पड़ेगा कि जिन ग्रहों के ये नक्षत्रों में बैठे हैं वो कैसे हैं, ये किन भावों के स्वामी हैं, और नवमांश में इनकी परिस्थितियां कैसी हैं, इन सब पर, और चंद्र की परिस्थिति कैसी है, इस पर निर्भर करता है ये फैसला कि इन दोनों में अब जीतेगा कौन। तो इट बिकम्स रियली चैलेंजिंग समटाइम्स कि कैसे आपको
आकलित करना हो, हाउ टू एनालाइज दैट विच प्लैनेट इज लूजिंग द बैटल। बट इट इज़ अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मुझे लगा कि आपको मालूम होना चाहिए और किन परिस्थितियों में होता है ये आपको हमने बताया। अब बात करते हैं मृत्यु भाग की। मृत्यु भाग देखिए, आपको टेबल तो नज़र आ रही है, क्योंकि हर ग्रह एक राशि पर बैठने पर, एक राशि में कोई ना कोई ग्रह कुंडली में आपके होंगे, तो वो एक राशि में जब भी बैठें कुछ एक खास डिग्रीज पर वो जो है मृत्यु भाग की परिस्थिति में जाते हैं। तो वो कोई भी राशि हो, बट एट पर्टिकुलर डिग्रीज दे एंटर इनटू अ पोजीशन ऑफ मृत्यु भाग। मृत्यु भाग का सिंपल अर्थ है, मृत्यु का अर्थ है डेथ, भाग का मतलब है पोजीशन। ऐसी परिस्थिति जहां पे ग्रह अपनी सारी शक्ति खो देता है, मृत्यु की अवस्था को प्राप्त हो जाए, यानी इट लूजेज ऑल द पावर एंड स्ट्रेंथ नो मैटर हाउ गुड द साइन इज। जैसे कि यहाँ पे हमने बात करी, मान लीजिए जैसे बुध है, तो बुध जो है कन्या राशि में उच्च का होता है, अपनी राशि है उसकी और उच्च का है। बट अगर कन्या में बुध 18 डिग्री पर बैठा है, 18 डिग्री या प्लस माइनस 40 मिनट इतनी रेंज में है, तो क्या होगा, बुध भले ही कन्या का हो बट अब उसके पास बल कुछ नहीं है, बिकॉज मृत्यु भाग में चला गया। तो यहाँ पे जैसे इस टेबल पे आप देख पा रहे हैं, कन्या में अगर बुध है तो 18 डिग्री पर मृत्यु भाग की परिस्थिति बना देगा। अगर 18 पे बैठा है और आप देख रहे हैं कि बुध तो अच्छा है, बड़े अच्छे रिजल्ट आएंगे, दशा ही कुछ हो नहीं रहा, उल्टा और प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या रह सकती है, हो सकता है वो ग्रह मृत्यु भाग में हो। तो मृत्यु भाग जो है वो एक खास डिग्री पर बनता है, भले ही वो राशि उसके लिए अच्छी क्यों ना हो। तो मान लीजिए कोई ग्रह, जैसे हमने बुध की बात करी, गुरु है, उच्च का है, कर्क राशि में उच्च का है, बट अगर 27 डिग्री पर है तो कर्क राशि में वो मृत्यु भाग में जाएगा। मतलब अब कर्क राशि में है तो, पर बल कुछ नहीं है उसके पास, तो इट लूजेस द पावर, अपनी शक्ति खो देता है। और अब क्या होता है कि जो भी उसके नैसर्गिक गुण हैं और जिन चीज़ों का वो कारक है कुंडली में, जो भी चीज़ें उसके हाथ में गई हुई हैं, उनमें गिरावट दिखाई पड़ती है, संघर्ष दिखाई पड़ता है, देरी दिखाई पड़ती है, और काफ़ी ज़्यादा जो है व्यक्ति को जूझना पड़ता है, पीड़ा दिखाई पड़ती है, सफरिंग, डिले, स्ट्रगल पैदा होता है उन क्षेत्रों में जो भी उसके हाथ में चले जाएंगे। तो अब वो कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो करियर हो, धन संपत्ति हो, घर परिवार हो, पढ़ाई लिखाई हो, बीवी बच्चे हो, और आपका स्वास्थ्य हो, आपकी खुद की पर्सनालिटी हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मृत्यु भाग जो है हर ग्रह पे वैलिड है और लग्न पे भी वैलिड है। लग्न भी, क्योंकि लग्न की भी डिग्री होती है, तो अगर मान लीजिए लग्न मृत्यु भाग में है, तो अब अगर लग्न में कोई मृत्यु भाग में अगर गया, तो जो ग्रह लग्न में बैठे हैं वो भी अपनी शक्ति खो देंगे, भले ही वो मृत्यु भाग में क्यों ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेट सपोज मेष लग्न है, मेष लग्न 1 डिग्री पर मृत्यु भाग बना रहा है, तो 1 डिग्री पर अगर लग्न मृत्यु भाग बना रहा है और मेष राशि में मंगल बैठ गया, लग्न में मंगल बैठ गया, सूर्य बैठ गया, तो अब ये तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। बट यहाँ पे क्या है, लग्न मृत्यु भाग में, तो यहाँ क्या होगा, भले ही सूर्य मंगल अच्छे हैं, खराब नहीं है, बट उनके पास बल कम हो जाएगा, एफिशिएंसी डिक्रीजेज। तो वो 100% पे कैपेसिटी पे काम कर सकते थे पहले अगर मृत्यु भाग में ना होते। अब क्या होगा कि उनकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, वो बस 40-50% ही काम करेंगे, उससे ज़्यादा उनकी ताकत नहीं है, ये बात पता चलती है। और अगर कोई ग्रह शत्रु राशि या नीच की राशि या पीड़ित अवस्था में बैठने पर मृत्यु भाग में जाता है, तो उसकी और ज़्यादा कमज़ोर परिस्थिति और ज़्यादा बर्बाद हालत मानी जाती है, क्योंकि अब वो ग्रह सिर्फ कमज़ोर नहीं है, अब वो ग्रह वल्नरेबल है अफ्लिक्शन के लिए बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मान लीजिए सिंह लग्न है, सिंह लग्न के लिए शनि है, हाँ, और शनि मान लीजिए कुंडली में कहीं पे भी बैठा हो, कहीं पे भी बैठा हो, अगर वो मृत्यु भाग में गया, तो यहाँ क्या है, सिंह के लिए नेचुरली वो एक एनिमी है, शत्रु ग्रह है, मार्केश ग्रह है। और अगर वो मृत्यु भाग में जा रहा है तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आने वो तो आएंगे ही, बट अगर वो खराब योग बनाए और मारक होने के साथ साथ, मतलब मार्केश है और दूसरे ग्रहों के साथ, कुपित ग्रहों के साथ या पीड़ित ग्रहों के साथ, या फिर नवमांश कुंडलियों में अच्छी परिस्थिति में ना बैठे, तो उसके पास एफिनिटी और बढ़ जाएगी डैमेज करने की, ये बात है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि जो भी ग्रह मृत्यु भाग में जाता है वो जिन भावों का स्वामी है, उन भावों से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनमें गिरावट दिखाई देती है, और जो ग्रह उसके भाव में या नक्षत्र में बैठे होते हैं, मतलब उसकी राशि में या नक्षत्र में बैठे होते हैं, उनके रिलेटेड चीज़ों में भी गिरावट दिखाई देती है। तो जैसे हमने उदाहरण लिया कि मान लीजिए शनि जो है सिंह लग्न की कुंडली है और शनि मार्केश है और शनि जो है लग्न में है, सिंह में है, ठीक है, तो सिंह राशि में 12 डिग्री पे शनि मृत्यु भाग में जाता है। अगर शनि मृत्यु भाग में है तो अब यहाँ पे क्या होगा, 6ठे 7वें भाव के जो भी
परिणाम होंगे उनमें तो दिक्कतें दिखाई देंगी ही देंगी, पर इसके साथ साथ वो लग्न, क्योंकि लग्न में बैठा तो लग्न को खराब कर देगा जहाँ बैठा है। तो स्वास्थ्य, आयु, जीवन इनके लिए नकारात्मक है, विवाह के लिए नकारात्मक है। ऐसे ही शनि के ऊपर जो ग्रह डिपेंडेंट हैं, मान लीजिए शुक्र 7वें भाव में बैठा, तो 7वें भाव में शुक्र है, बट शुक्र मृत्यु भाग में नहीं है, पर शुक्र शनि की राशि में बैठा है जो कि मृत्यु भाग में है। तो अब शनि के पास खुद बल नहीं है तो वो दूसरों को क्या बल देगा। तो यहाँ बात रहती है कि जो ग्रह उसकी राशि या नक्षत्र में होंगे उनके पास भी कोई बल नहीं बचता। तो मृत्यु भाग की परिस्थिति भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर कुंडली में कोई भी ग्रह या लग्न मृत्यु भाग में जाते हैं, और जिसमें खास तौर से लग्न ग्रह तो फिर भी जो है टॉलरेबल होते हैं कि चलिए उनकी दशाएं आएंगी तो आपको परिणाम नजर आएंगे, या ओवरऑल कुछ ना कुछ दूसरे अच्छे ग्रह उसको ओवर पावर करने की कोशिश करें, कंपनसेशन दें। बट अगर लग्न मृत्यु भाग में जाता है तो फिर क्या है कि कुंडली का बल अपने आप गिर जाता है, भले ही बाकी ग्रह कितने बेहतरीन क्यों ना बैठे हों, जीवन में कैपेसिटी एफिशिएंसी के हिसाब से परिणाम कभी नज़र नहीं आते, ये बात रहती है। तो लग्न का मृत्यु भाग में जाना सबसे ज़्यादा नेगेटिव माना जाता है। उसके बाद पर्टिकुलर इंडिविजुअल ग्रह है जो भी किसी भी मृत्यु भाग की परिस्थिति में जा सकते हैं, बट यू हैव टू एनालाइज कि वो किन भावों के स्वामी हैं। अगर क्या उनमें सिर्फ बल की कमी हो रही है पर उनका नेचर अच्छा है, तो अगर बल की कमी है, नेचर अच्छा है, तो फिर परिणाम सही देंगे, बट गिरावट होगी, एफिशिएंसी घट जाएगी, उनके पास इतनी शक्ति नहीं है बहुत हाई क्लास परिणाम देने की, बट जितना वो दे सकते हैं दे देंगे। तो मान लीजिए किसी को जो है जनरल मैनेजर बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, अब वो खाली सीनियर मैनेजर तक पहुंचा देंगे, बस हो गया, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, ये बात है। बट अगर जो है वो ग्रह निगेटिव है और मृत्यु भाग में है तो फिर वो डबल प्रॉब्लम पैदा करेगा, क्योंकि मृत्यु भाग तो ऑलरेडी उसे खराब कर चुका है, और वो अगर खराब भावों का स्वामी है तो और ज़्यादा आपके लिए हानिकारक बन जाता है, और जो ग्रह उससे संबंध रख लेंगे वो भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो इट बिकम्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बिकॉज दैट प्लैनेट बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग मेलिफिक इन द चार्ट। तो उसके पास समस्या पैदा करने की बहुत क्षमता हो जाती है, और उसकी दशाएं या अंतरदशाएं जब भी आएंगी उनमें उनसे संबंधित समस्याएं दिखाई देती हैं। तो मृत्यु भाग की ये टेबल है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और हाँ, इसमें एक बात रहती है, मृत्यु भाग की एग्जैक्ट डिग्री पर ही बैठा हो ऐसा काम होता है, रेंज दी गई है। लग्न बुध और चंद्रमा, लग्न बुध और चंद्रमा के लिए जो भी डिग्री यहाँ लिखी हैं उनमें प्लस माइनस 40 मिनट पे अगर लग्न बुध चंद्र उस डिग्री से आ रहे हैं तो भी वो मृत्यु भाग में माने जाएंगे। जैसे हमने बात करी, मेष लग्न है, मेष लग्न में लग्न मृत्यु भाग में जाएगा 1 डिग्री पर, तो हमने प्लस माइनस 40 मिनट की रेंज ली, तो 0 डिग्री 20 मिनट से लेके 1 डिग्री 40 मिनट तक मेष लग्न में अगर कोई भी डिग्री आ रही है, मतलब इतना रेंज आ रहा है, तो मृत्यु भाग में माना जाएगा। एग्जैक्ट 1 पे नहीं माना जाएगा, एग्जैक्ट 1 पे तो है ही मृत्यु भाग में, द रेंज इज देयर। तो रेंज क्या है, लग्न बुध और चंद्रमा के लिए जो डिग्री दी गई हैं उनमें से प्लस माइनस 40 मिनट की रेंज ली जाती है। और बाकी सूर्य के लिए क्या रहता है, सूर्य के लिए प्लस माइनस 20 मिनट की रेंज ली जाती है, और बाकी ग्रहों के लिए प्लस माइनस 15 मिनट की रेंज ली जाती है। तो ये जो रेंज है ये देखी जाती है, रेंज में अगर फॉल कर गया तो भी मृत्यु भाग में है, वो बर्बाद है, ये बात रहती है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट डिग्री पर बैठे कोई ज़रूरी नहीं होगा, इट विल बी क्वाइट रेयर, बट यू हैव टू सी द रेंजेस ऑल्सो, रेंज में भी है तो भी जाएगा वो ग्रह मृत्यु भाग में। तो ऐसे आपको देखना है, उसके परिणाम क्या होते हुए मैंने आपको बता दिए। अब आखिरी यहाँ पे बचता है मरण कारक। मरण कारक यहाँ देखिए क्या होता है, हर ग्रह किसी न किसी भाव में बैठने पर नैसर्गिक रूप से अपनी शक्ति खोता है। तो मरण कारक में जैसे शनि जब भी लग्न में है तो वो अपनी किसी भी राशि में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई ना कोई उसके तत्वों में थोड़ी सी गिरावट आती है, उसकी शक्ति में कमी आती है, बस ये बात है। तो मरण कारक का अर्थ है वह ग्रह उस भाव में बैठकर सहज महसूस नहीं करता, इट डज नॉट फील कंफर्टेबल सिटिंग इन द एसेंडेंट। तो ये बात रहती है। अब यहाँ देखिए शनि लग्न में है, तो लग्न में क्यों है मरण कारक, इसके लिए फर्स्ट वीडियो जो मैंने बताया था, द फर्स्ट वीडियो ऑफ द बेसिक सीरीज, क्योंकि शनि क्या है, माया का सृजन करने में जो है उसका योगदान होता है। और लग्न क्या है, लग्न है पुरुष, 7वां भाव है प्रकृति, शनि प्रकृति के संचालन में शुक्र की सहायता करता है, और लग्न यानी पुरुष, पुरुष में पुरुष के लिए शनि जो है जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए सूर्य मंगल जिम्मेदार है। तो यहाँ बात यह होती है कि शनि जो है इज द प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड,
एंड इन द फर्स्ट हाउस इज यू योर सेल्फ, आप खुद हैं। तो हु इज एक्सपीरियंसिंग द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, यू। तो शनि वहां पे जो है पुरुष, प्रकृति पुरुष में मिल जा रही है, इस वजह से वो मर्दकारक हो जाता है, नेचुरली वीक पड़ता है। भले ही वो कितना ही अच्छा बैठा है, मान लीजिए तुला लग्न है तो लग्न में शनि उच्च का होगा, बट स्टिल एंड इट विल बी योग कारक, इट इज अ गुड पोजीशन फॉर सैटर्न, अच्छी परिस्थिति है, बट उसमें कहीं ना कहीं उसके लिए असहजता का भाव पैदा होता है, कहीं ना कहीं वह रुकावटें, बाधाएं जीवन में उत्पन्न करने की कोशिश करता है। अगर उसका लग्न में कोई खराब राशि में बैठा तो ये परिस्थिति और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो शनि के लिए लग्न माना जाता है। ऐसे ही मंगल के लिए सातवां भाव, क्योंकि मंगल शनि से विपरीत है, मंगल इज द पुरुष योर सेल्फ, ये भी फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है कि मंगल ही वो ग्रह है जो पुरुष बनकर खड़ा हुआ, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जो क्रिएट हुई वो मंगल है। अब वो कॉन्शियसनेस जो इंडिविजुअल पुरुष है उसे प्रकृति को जो है एक्सपीरियंस करना है। अब वो कहाँ चली गई, सातवें भाव में, सातवां भाव प्रकृति का होता है। तो द इंडिविजुअल इज बिकमिंग द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, इट दैट इज नॉट ट्रू एंड दैट इज रॉन्ग। तो मंगल वहां पे असहज महसूस करता है। तो शनि के लिए पहला भाव, मंगल के लिए सातवां भाव असहजता का माना जाता है, यहाँ पे मरणकारक होते हैं ये। ऐसे ही गुरु के लिए तीसरा भाव है, क्योंकि गुरु ज्ञान, धर्म, अध्यात्म, दर्शन, समाधि, तपस्या, इन सब का ग्रह है। और तीसरा भाव व्यापार, वाणिज्य, धन, संपत्ति, अर्थव्यवस्था, इन सब का है। तो गुरु यहाँ पे असहज महसूस करता है। इसके अलावा चौथे भाव में बुध और केतु हैं। तो चौथा भाव होता है आपके घर का, परिवार का, सुख का, भावनाओं का, इमोशंस, फीलिंग्स, माइंड, हैप्पीनेस एंड होम एंड फैमिली एंड मदर, माँ का। अब यहाँ केतु बड़ा बंधित महसूस करता है, क्योंकि केतु मोक्ष का और संन्यास का ग्रह है, विरक्ति और वैराग्य का ग्रह है, तो वो यहाँ पे बंधित महसूस करेगा। ऐसे ही, और उसके अंदर कोई भावनाएं नहीं होती। ऐसे ही बुध भी, बुध के भीतर तर्क है, लॉजिक एंड रीजन, तो इट फील्स वेरी एजिटेटेड इन फोर्थ हाउस, जहाँ पे जो कि भाव माना गया मन का और भावनाओं का और संवेदनाओं का। इट इज़ द हाउस ऑफ इमोशंस, माइंड एंड फीलिंग्स, एंड मरकरी इज प्योर इंटेलेक्ट, लॉजिक एंड रीजन। तो बुध भी असहज महसूस करता है चौथे भाव में, भले किसी भी राशि में हो। ऐसे ही शुक्र छठे भाव में, छठा भाव जो होता है वो ब्रह्मचर्य का माना गया, और शुक्र उत्पत्ति का ग्रह है, तो यहाँ पे असहज। ऐसे ही चंद्रमा अष्टम भाव में, क्योंकि चंद्रमा क्या है, क्रिएशन पैदा करता है, एंड एट्थ हाउस इज डेथ, तो यहाँ पे चंद्रमा। नवम भाव में राहु, क्योंकि नवम भाव धर्म, अध्यात्म, दर्शन और ज्ञान का है, और राहु अज्ञान का कारक है। ऐसे ही सूर्य 12वें भाव में, तो सूर्य जो है 12वें भाव में सृजन नहीं करेगा, 12वां भाव डार्कनेस का होता है, 12वां भाव लॉस ऑफ द थिंग्स है, तो इट इज लॉस मीन्स मृत्यु और लिबरेशन। तो सूर्य है सृजन का मुख्य ग्रह, जो जिसकी सहायता से वो प्रकाश का कारक है। तो प्रकाश अगर जो है अंधकार में जाएगी तो इट मीन्स डिसोल्यूशन हो रहा है, क्रिएशन नहीं हो रहा है। तो सूर्य 12वें भाव में यहाँ पे मरण कारक माना जाता है। तो ये उन ग्रहों की जो है खास स्थितियां हैं जो मरण कारक होते हैं कुछ भावों में बैठने पर। इसमें क्या है कि ग्रह अच्छी राशियों में है तो कोई बहुत खराब परिणाम नहीं देंगे। मरण कारक खाली कुछ एक लेवल पे थोड़ा सा एक गिरावट पैदा करता है, बट अगर वो अच्छी राशियों में है तो उनके अच्छे परिणाम नजर आएंगे, नो डाउट। अगर वो खराब राशियों में है और अच्छे योग नहीं बना रहे तो फिर उनके ऊपर मरण कारक का नकारात्मक प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए शुक्र है, तो शुक्र छठे भाव में यदि नीच का है या शत्रुगत राशियों में है, मंगल शनि राहु केतु से ग्रसित है, पीड़ित हो चुका है, तो अब उसके ऊपर मरण कारक का एक एडिशनल इन्फ्लुएंस चला जाएगा, एड ऑन आ जाएगा, जिसकी वजह से शुक्र के ऊपर और ज़्यादा मेलिफिक इम्पैक्ट पैदा हो जाएगा। बट अगर शुक्र अच्छा है, छठे भाव में, राशि शुभ है, खराब नहीं है, तो उसके परिणाम बेहतर भी आएंगे। तो कोई भी ग्रह भले ही ऐसे भावों में बैठे हों जहाँ पे वो मृत्यु भाग में हो, बट मरण कारक में हो, बट अगर उनकी राशि अच्छी है तो उनके अच्छे परिणाम देने की क्षमता रहती है। बस वो तभी मरण कारक का ज़्यादा प्रभाव देंगे जब वो खुद खराब परिस्थितियों में कुंडली में बैठ जाए। तो आज हमने कई सारे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में गहराई से चर्चा की और मुझे आशा है कि आप काफ़ी हद तक जो है समझ पाए होंगे इन विषयों के बारे में, जो कि हैं तो छोटे बट बड़े ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इनका महत्व है ज्योतिष में।
और इनके ऊपर जैसा मैंने कहा लोगों के मन में कई सारी भ्रांतियां भी हैं, मिसकॉन्सेप्शंस बहुत हैं और अननेसेसरी एक एम्फसिस ज़बरदस्ती का पैदा कर दिया जाता है कुछ एक चीज़ों पर, जिसको इतनी महत्ता नहीं देनी चाहिए, हम उसको कई बार बहुत महत्ता देने लगते हैं। तो मेरे ख्याल से आज जिन बातों को हमने लिया है, उम्मीद है कि आपको एक क्लैरिटी मिल सकी होगी और सही जानकारी आपको प्राप्त हो पाई होगी कि कैसे ग्रह इन परिस्थितियों में बैठने पर कैसे कैसे परिणाम देते हैं। हाँ, तो आज हमने कई सारे विषयों के बारे में गहराई से चर्चा करी। आगे आने वाले वीडियोस में भी ऐसे ही रोचक विषयों के बारे में चर्चा की जाएगी। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी आप जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।